वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सर्दियों के हवाले से जोड़ों की दर्द जो है वो आज का हमारा मौजू है। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में उससे जुड़े हुए मुख्तलिफ मिथ्स और मुख्तलिफ हमारे यहाँ वो जो एक ज़ईफ़ुल एतकादी, वैसे तो वो फेथ के उसमें होता है, लेकिन हेल्थ वाइज जो हम गलत प्रैक्टिसेस करते हैं हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। डॉक्टर सादिया मेरे साथ है, रूमेटोलॉजिस्ट हैं, और इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जोड़ों के दर्द के जो मसाइल हैं ये पेचीदा क्यों होते हैं और कैसे होते हैं और अर्ली साइन सिम्टम्स क्या हैं। मैं देख रही थी इंटरनेट पे कुछ वीडियोस थी जो बता रही थी अगर आप घुटनों को पूरा फोल्ड के, जैसे कि हम तशहद में बैठते हैं नमाज के दौरान, बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो घुटना है वो स्टिल हेल्दी है। मतलब ये एक बहुत बड़ा साइन सिम्टम है। और ऐसे क्या आपके ख्याल में अलामात हैं कि जिसमें हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये मसला कुछ जो है ना हमारे जोड़ों के साथ अब हो रहा है? तो दो तरह की कैटेगरीज आ जाएंगी। एक तो वो कैटेगरीज हैं जो टाइम और उम्र के साथ आ रही, जैसे आपने घुटनों का जिक्र किया। घुटनों का दर्द काफ़ी कॉमन है। इसकी रीज़न ये होती है कि जो घुटनों के बीच में कार्टिलेज या झिल्ली होती है वो घिसना शुरू हो जाती है। और आज तक इसकी कोई नोन कॉज नहीं है कि क्यों ख़त्म होती है। इसको बेसिकली एक डीजनरेटिव प्रोसेस कहेंगे। जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हम बुजुर्ग हो रहे हैं, हमारे घुटने भी बुजुर्ग हो रहे हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप नमाज में प्रॉपर्ली बैठ सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगेन आप नमाज इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। अगर आप दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ रहे हैं तो आपके नेक से बॉडी से लेके टांगों तक सारे मसल्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि आपके जोड़ और घुटने भी काम कर रही हैं। ठीक है। दूसरी तरफ मैं बात करूंगी ऑटो इम्यून बीमारियों की। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ज़रा मैं समझाती जाऊँ। ऑटो इम्यून का मतलब ये है ऐसी बीमारियाँ जो कि आपकी अपने ही जिस्म के अंदर से आ रही हैं और ये आपकी डिफरेंट अज़ा को मुतासिर कर सकती हैं, जिसमें आपका मुदाफ़ियती निज़ाम खुद आपके जिस्म के खिलाफ काम कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मुख्तलिफ आपके अज़ा के ऊपर हमलावर हो जाता है, ये समझ के कि ये कोई फॉरेन बॉडी है। एग्जैक्टली। उसको समझ नहीं आ रही होती कि ये कोई फॉरेन बॉडी है या अपना बॉडी का अज़ा है। तो ये अपने ही एक बॉडी के सिस्टम में ख़राबी आप कह लें या दिफाई निज़ाम में ख़राबी, इसको हम कह सकते हैं। मेन सिम्टम तो उसका ये होता है कि जोड़ों में दर्द। सबसे पहले जो पेशेंट है वो ये कहेगा कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रही है, जोड़ों के अंदर सूजन आना शुरू हो जाती है। अब जोड़ हम किस किस को कहेंगे, क्योंकि जिस्म में तो बहुत सारे जोड़ हैं। क्या उंगलियों में, क्या टांगों में, क्या हिप जॉइंट में, क्या शोल्डर्स में, कहाँ पे जो है ज़्यादा विजिबल ये सिम्टम्स आना शुरू होते हैं? इसमें भी थोड़ा सा अगर मैं इसको डिटेल में जाऊँ तो जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ये लूपस जैसी बीमारियाँ हैं, ये ज़्यादा अफेक्ट करेंगी आपके छोटे जोड़ों को। सही। और जो स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है वो कमर के जोड़ों को और मोहरों को मुतासिर कर रही होती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 2-3 चीज़ों का। मिसाल के तौर पे मैंने अभी स्पॉन्डिलाइटिस की बात की, तो आपको ऐसी कमर की दर्द है जो कि कुछ महीनों से चल रही है, जिसके साथ आपको सुबह के टाइम मॉर्निंग स्टिफनेस या अकराहट है। आप जब रेस्ट करके भी उठते हैं तो आपकी कमर खिंची हुई होती है। आप जब चलते हैं तो आपकी पेन बढ़ जाती है, आप थोड़ा सा लंगड़ापन या लिम्पिंग आपके आना शुरू हो जाती है। और अगेन कुछ महीनों से चीज़ें चल रही हैं। सर्दियों में ये बीमारियाँ तेज़ होती हैं, ऑटोइम्यून बीमारियाँ। तो आपकी बीमारी तेज़ हो रही है, आपका बॉडी और पट्टे अकड़ रहे हैं, तो प्लीज़ एक रूमेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें। अगेन अगर मैं थोड़ा सा रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में बात करती जाऊँ, जिसको हम गंठिया कहते हैं, गंठिया हवा नाम के से भी बुलाया जाता है, बहुत कॉमन है पाकिस्तान में और बहुत मिसट्रीटेड बीमारी है। ये छोटे जोड़ों से स्टार्ट होगी, जैसे हाथों के, पैरों के छोटे जोड़ इन्वॉल्व होंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि पेशेंट के सारे जोड़ सर से लेके पाँव तक इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। दर्द होती है शदीद किस्म की, स्वेलिंग होती है, जोड़ रेड होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी अकड़ना शुरू हो जाती है। पेशेंट बेचारा तो ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना वो अपने डेली के काम करना होता है, जैसे आपने मुँह हाथ धोना है, कपड़े चेंज करने हैं, वो सारी चीज़ें करने से वो कासिर हो जाता है, ऑलमोस्ट डिसेबल हो जाता है। अगेन इन बीमारियों को जल्दी पकड़ना और जल्दी इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है जोड़ अंदर से डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको जोड़ों में दर्द है, ख़ास तौर पे बड़े जोड़, छोटे जोड़, कोहनी का, शोल्डर हो गया, इनमें दर्द है, सोजन है, अकड़ाहट है कि आप मुट्ठी नहीं बना पा रहे हैं और ये कुछ महीनों से चल रहा है, सर्दी के साथ बढ़ रहा है। आप देखते हैं कि आपकी स्किन में कुछ रैशेस बनना शुरू हो गए हैं। सर्दी के साथ आपके हाथ और पाँव नीले या रेड कलर के होने शुरू हो गए हैं। आपके चेहरे के ऊपर कुछ रैशेस आ रहे हैं जो कि धूप में जाने से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये अगेन लूपस का एक साइन है कि इसको बटरफ्लाई रैश हम कहते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ अपने ब्लड टेस्ट करवा भी लिए किसी के कहने पे, तो आपको उसमें मिलेगा कि आपका HB लेवल या खून का लेवल कम है, आयरन की कमी है
और एक टेस्ट होता है जो सोजिश बताता है, ESR या CRP वो बढ़ा हुआ होता है। तो ये साइंस सारे हैं जो कि आपको ले करके जा रहे हैं एक ऑटोइम्यून बीमारी की तरफ। यहाँ पे एक रूमेटोलॉजिस्ट का रोल आता है इन बीमारियों को जल्दी ट्रीट करने में और आपको डिसेबिलिटी से बचाने के लिए। बिल्कुल से। अच्छा, ऑटोइम्यून जो है क्या ये भी कोई मौरूसी तौर पे मुंतकिल होने वाला मर्ज़ है, या फिर ये इसका कोई ताल्लुक जो है वो हमारी कुछ अपनी लाइफस्टाइल के साथ ज़्यादा है? इसके बारे में आप क्या बताएंगी? मौरूसी तौर पे बिल्कुल ही फैमिलीज़ में रन करता है। अच्छा। जैसे कि अगर मदर को है तो फिर उसकी फीमेल्स में ज़्यादा चुकी होता है तो बेटियों में होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर एक को ये इन्वॉल्व करे। आपकी जीन्स में रन कर रहा है, इन्वायरमेंटल है, आजकल पोल्यूशन के हवाले से, अगेन जैसे हम डाइट खा रहे हैं जिसमें प्रोसेस्ड खाने ज़्यादा हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, शुगर लेवल हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, डीप फ्राइड खाने इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकती हैं कि वो हाइपर हो जाए और उसको समझ ना आए कि मैंने किस जोड़ को और कहाँ पे मुतासर करना है। तो ये तो खैर चीज़ होगी कि बीमारियाँ आ रही हैं, कॉमन हैं, कॉमनली सतह पे देखी भी जा रही हैं। अब बात करते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कि हम इसको जल्दी बचा कैसे सकते हैं। एक यंग फीमेल या मेल जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। नंबर 1 तो सबसे पहले अपनी डाइट को अच्छा करें। आप प्लीज़ ये खुदारा ये जो आप जहर ख़रीद के खा रहे हैं जिसमें पिज़्ज़ाज़ एंड बर्गर्स एंड नगेट्स और जितनी भी चीज़ें, आप प्लीज़ इसको कम से कम करें। अगर ख़त्म नहीं होता तो बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें। जैसे कुछ लोगों ने रखा होता है कि बस महीने में एक दफ़ा हम करेंगे, तो ये जो हमारी तफरी है पाकिस्तानियों की हमारी कि जी बस खाना खाने जाएंगे और बर्गर खाने जाएंगे, इसको थोड़ा सा कम कर दें। आप सिंपल खाने की तरफ आएँ, फ्रेश खाने, फ्रेश फ्रूट्स। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर किस्म का फ्रेश फ्रूट और सब्ज़ियाँ हमें अवेलेबल हैं, तो आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, ये वो चीज़ें जब पेशेंट से पूछो वो पहले ही बैक ऑफ हो जाते हैं कि हम दूध नहीं पीते हैं, हम अंडा नहीं खाते हैं, तो ये चीज़ें आपने नहीं खानी। पिज़्ज़े बर्गर खा लेने, थोड़ा सा अपना बैलेंस इसको करें। दूसरी चीज़ और बड़ी अहम चीज़, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल करें। मैं समझ सकती हूँ कि शहरों में रहने वाले लोग बिज़ी हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक डेढ़ घंटा भी लैपटॉप पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, तो आप कम से कम 10 मिनट की ब्रेक लेके अपनी स्ट्रेचेस करें, थोड़ी सी वॉक करें और अपने जिस्म में थोड़ी सी ब्लड की सर्कुलेशन करें। जो लोग देहातों में बात सुन रहे हैं उनके पास ऑब्वियसली खुली जगह है, तो वो खुली जगह पे दिन में किसी भी टाइम थोड़ा वॉक वगैरह कर सकते हैं। एक और पैटर्न फरा मैं देख रही हूँ कि अब बच्चों में खास तौर पे यंग जो आपने कहा ना, ये लोग रात में जागते हैं, रात में काम करते हैं और दिन में सोते हैं। आप अपनी बॉडी का सारा स्लीप साइकिल ख़राब कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। Exactly. तो प्लीज़ अपने टाइम पे सोना, जैसे कि हमारी सुन्नत में भी है और हमारे मज़हब में बताया गया है कि सुबह फजर के लिए उठना बहुत ज़रूरी है। आपका जब आपको सनलाइट मिलेगी, रोशनी मिलेगी, आपकी बॉडी एक्टिवेट होगी, वो अपना काम करना शुरू करेगी। तो अगेन वो बच्चे जो रातों को जाके मोबाइल और टैबलेट्स और लैपटॉप से काम कर रहे होते हैं, प्लीज़ अपनी नींद पूरी करें। ये आपकी इम्यून सिस्टम को ख़राब कर रही है, इसीलिए ये बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। और तीसरी और बड़ी अहम चीज़ अगेन फरा जो मैं देखती हूँ, विटामिन डी। अब मैं लोगों के कभी अक्सर तो मैं नहीं करवाती हूँ क्योंकि पता चल रहा होता है कि विटामिन डी बहुत कम होगा, लेकिन कभी करवा भी लूँ ना। अभी कल परसों यंग बच्चे का कराया, 30 ईयर एज, 6। अब 6 मेरे हिसाब से जो है ना वो 0 के बराबर है। अब उस बच्चे की होना चाहिए नॉर्मली जो है अबव 30 होना चाहिए। अब उस बच्चे की अपीयरेंस भी ऐसी है कि वो ज़ॉम्बी लग रहा है, बिल्कुल पेल कलर, आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए। पेशेंट की अपीयरेंस ऐसी होती है, बाल खराब हो रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, स्किन खराब हो रही है। हमारा कोई जेनेटिक रेस का हमारी इस इलाके में पाए जाने वाले हम जो नस्ल दर नस्ल लोग हैं कि शुगर, इंसुलिन इंटॉलरेंस और दूसरा विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ये कुछ हमारे अंदर कुछ इनबिल्ट है। बिल्कुल है, हमारे इस खित्ते में बहुत ज़्यादा ये है। तो क्या करें फिर, अब इसको कैसे हम ओवरकम करें और किन चीज़ों का ख्याल रखें कि विटामिन डी डेफिशिएंट ना हो जाए? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया ना कि अब ये रूटीन जिस तरह बच्चों ने की हुई है कि रात में जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, सनलाइट उनको टच ही नहीं कर रही है, बाहर की धूप में निकल ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा तो अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट कर लें, क्योंकि बाय द टाइम हम अपने पेरेंट्स की एज तक जाएंगे, हम तो घुटने और सब चीज़ें जोड़ फारिग करके बैठे होंगे। तो प्लीज़ इसको जल्दी बेहतर करें, अपनी डाइट, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को बेहतर करें। विटामिन डी मैं मानती हूँ कि हमारी डाइट से पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम भी जो खा रहे हैं, डब्बों के दूध ले रहे हैं, प्रोसेस्ड खाने खा रहे हैं, हमारे पास अब फ्रेश दूध और उन चीज़ों की रसाई नहीं है। तो प्लीज़ अपना विटामिन डी, बजाय जितने पैसों में आपने चेक करवाना है ना, उतने पैसों में विटामिन डी की टैबलेट्स आपको मिल जाएंगी। 2 लाख यूनिट्स वाली रिकमेंडेड है, हफ्ते में एक दफ़ा, कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक कोर्स उसका कर लें 6 हफ्ते का और फिर वेट करें। अब जो लोग करते हैं ना कि महीने में 1 खा ली, महीने में 2 खा ली, वो गलत कर रहे होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो टॉक्सिसिटी की तरफ भी जा सकती है और वो आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर रही है। प्रॉपर तरीका इसका ये है कि आप हफ्ते में 1 कैप्सूल 2 लाख यूनिट्स वाला आप इस्तेमाल करें।
6 to 8 कैप्सूल्स आप खा सकते हैं और फिर स्टॉप कर दें। यानी तवातर के साथ हर हफ्ते एक आप कैप्सूल लें जी बिल्कुल, और 6 से 8 हफ्ते तक आप उसको इस्तेमाल लें करें और फिर स्टॉप कर और दें। फिर रोक दें। फिर आप 3 से 4 महीने के बाद उसको दोबारा जो है वो रिपीट करें। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें मजबूरी में लेनी पड़ रही हैं। जब भी विटामिन डी लें उसके साथ कैल्शियम का सप्लीमेंट ज़रूर लें, क्योंकि विटामिन डी का काम ये है कि हड्डियों के अंदर विटामिन डी को डालना। तो अगर आप खाली विटामिन डी भी ले रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, खाली कैल्शियम भी ले रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं, दोनों को हमें इकट्ठा लेना होता है। आजकल वो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी तीनों चीज़ें जो हैं वो होती हैं, तो वो 1 टैबलेट अ डे आप रेकमेंड करती हैं कि इस तरह के कॉम्बिनेशंस और कॉकटेल्स जो बनी हुई हैं ये मेडिसिन ले लें बजाय इसके कि अलग अलग लें? बिल्कुल, ये अब एक दफ़ा अगर डॉक्टर से मशवरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको लग रहा है कि आप विटामिन डी डेफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल हर्ज नहीं है। अगेन दवाइयाँ अकेले कोई जादू नहीं करेंगी, डाइट भी अकेले कोई जादू नहीं करेगी, सारी चीज़ें आपकी कम्बिनेशन में आ रही हैं। अब ये भी ना कि हम सारे दिन सोफे पे बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और विटामिन डी की गोलियां खाते जा रहे हैं, ये तो कोई हल नहीं है। ये सारी चीज़ें कम्बिनेशन में हैं। एक्सरसाइज, आपका लाइफस्टाइल, सोना उठना जागना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी ईटिंग, उसके साथ साथ आप अपनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं और उसमें से मेरा ख्याल है जोड़ ही नहीं ठीक रहेंगे, पूरा बंदा ही ठीक रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारी बिल्कुल ऐसा ही। और ये अगेन ये कि और मज़ीद बीमारियों की तरफ जैसा कि ना ये लेके जा रही हैं प्रॉब्लम्स। आप बैठे हुए हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, मोटापे की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही आपका वेट बढ़ेगा आपको हिप जॉइंट्स में और नी जॉइंट्स में आर्थराइटिस बनना शुरू हो जाएगा। और अगेन वो इस तरह स्टबन किस्म का, ज़िद्दी किस्म का वेट होता है कि वो फिर उसको उतारना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो आप शुरू से ही अपने वेट का ख्याल रखें, थोड़ी बहुत चहलकदमी करिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, थोड़ा सनलाइट में जाएं, थोड़ी हवा तो लें फ्रेश। और हमने जो एक बात बीच में मिस की है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। जो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, पॉकेट्स बनी होती हैं, पानी जो है वो नज़र आ रहा होता है अगर ये खुदा न खास्ता किसी की सूरत हाल है, व्हाट वुड यू रिकमेंड, वो क्या करें? यहाँ पे मेडिसिन आ जाती हैं जो कि हम रूमेटाइड आर्थराइटिस या ऑटोइम्यून आर्थराइटिस के लिए देते हैं। तो ये सारी इन्फ्लेमेशन या वर्म को खुशक करती हैं। लेकिन अगर पेशेंट मेरे पास आ रहा है और उसके घुटने वाकई बहुत ज़्यादा सूजे में और फील हो रहा है कि इसमें कम से कम 1-1.5 लीटर पानी है, तो अब ये कि उसके अंदर इंजेक्शंस आ गए हैं जो आप घुटने के अंदर लगा सकते हैं। जेल या हाइलोरानिक एसिड के इंजेक्शंस हैं, ये घुटने के अंदर इंजेक्ट होते हैं और वो पानी को अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगेन इंजेक्शंस लगाने के बाद मेरे पेशेंट को यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने इसके बाद अपनी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और अपनी मेडिसिन साथ आपने खाते रहना है। ठीक है, तो ये पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बस मैं पेशेंट को ये कहती हूँ कि आपकी जो नी जॉइंट है ना, खासतौर पे ये आपकी गाड़ी के टायर्स हैं और अगर ये एक दफ़ा ख़राब हो गए तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। इनको क्योंकि पूरी बॉडी का वजन उठा रहे हैं, आप 70 kg हैं, आप 100 kg हैं, घुटनों ने आपका वजन उठाना है। तो प्लीज़ इनका ख्याल ज़रूर रखें। अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, कुछ वर्म हो रहा है, तो प्लीज़ रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं और इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर सादिया, बहुत आप हमारे साथ शुक्रिया, रही थैंक यू। और आपने हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी अपने आज के मेहमानों के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।